नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह कहूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज दिन भर मीडिया में यह चर्चा रही कि आने वाले एक हफ्ते के भीतर यानी 26 जनवरी से पहले बिहार में सत्ता बदल सकती है, नीतीश कुमार वापस एनडीए में जा सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से इसका खंडन किया गया। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार से मिले, वहां से भी कहा गया कि पूरी तरीके से बनावटी खबरें हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है, जिसके कारण से वो नीतीश कुमार पर लगातार डोरे डाल रहे हैं या उनकी छवि को धक्का पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले भी नई परख के मंच पे इस बात को जोरदारी के साथ कह चुका हूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है और वो नीतीश कुमार के बहाने मुख्य तौर पर विपक्षी एकता के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अगर नीतीश कुमार को वो मनोवैज्ञानिक युद्ध में परास्त कर सकती है या फंसा सकती है तो उससे इंडिया गठबंधन को बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा, अब चलिए इन चर्चाओं के ऊपर गौर करें जो नीतीश कुमार के बारे में चल रही हैं। यही तो चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने पिछली बार जब जब अपना पक्ष बदला है तब तब परिस्थितियां कौन सी थी, इस पे सोचिए भाई। नीतीश कुमार ने जब पहली बार लालू यादव का साथ पकड़ा और एनडीए को छोड़ा, उन्होंने उससे पहले ही वो एनडीए को छोड़ चुके थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव एनडीए को छोड़ के लड़ा था। लालू यादव तब उनके साथ नहीं थे। तब लालू यादव, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उसमें बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों की बटी हुई ताकत को परास्त कर दिया था। उस पराजय से सबक सीखकर नीतीश कुमार को लगा कि उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, उनके पास हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तब उन्होंने लालू यादव के साथ में उन्होंने ही अपनी तरफ से कोशिश की थी लालू यादव से संपर्क करने की। लालू यादव ने उन्हें फोन नहीं किया था, नीतीश कुमार ने उन्हें फोन किया था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। यहाँ तक कि लालू यादव उस फोन से चकित रह गए थे और उन्होंने थोड़ा सोचने का समय मांगा था। उन्होंने फौरन हाँ नहीं कही थी। उसके बावजूद भी जब उन्होंने हाँ भी कह दी, उसके बावजूद भी उन लोगों के गठजोड़ में काफी दिक्कतें आई। राहुल गांधी के हस्तक्षेप से वो दिक्कतें दूर हुई। फिर वो एक परफेक्ट किस्म का समीकरण बना और महागठबंधन का निर्माण हुआ। इस महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से परास्त किया। इसके बाद दोबारा नीतीश कुमार ने कब अपना पक्ष बदला, इसके बारे में भी इसको भी याद करने की जरूरत है। उन्होंने पक्ष तब बदला जब उन्हें लगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी साख को खतरा पहुंचा रहे हैं। वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। उस वक्त तेजस्वी यादव की स्थिति ये थी कि वो आरजेडी के विधायकों की अलग बैठक करते थे, यानी एक तरह से सरकार दो भागों में बढ़ चुकी थी। तेजस्वी यादव आरजेडी की अलग बैठक करते थे और नीतीश कुमार जो बैठक करते थे उसमें आरजेडी के लोग जाते नहीं थे। मैं मानता हूं कि वो लालू यादव और आरजेडी की तरफ से अपनी ताकत दिखाने की एक बहुत ही गलत किस्म की कोशिश थी, जो कि गठबंधन की भावनाओं के खिलाफ जाती थी। इसका नतीजा ये निकला कि नीतीश कुमार को लगा कि अगर उन्होंने लालू यादव और नीतीश और तेजस्वी यादव का साथ नहीं छोड़ा तो उनकी राजनीति को फिर से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब आप सोचिए कि उन्होंने तीसरी बार पक्ष कब बदला। भाई यही 3 बार तो है जब उन्होंने पाला बदला। तीसरी बार उन्होंने पाला कब बदला? तीसरी बार उन्होंने पाला तब बदला जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उनके नीचे से कुर्सी खींच लेना चाहती है। अच्छा, सवाल ये है कि तीनों बार 3 ऐसी परिस्थितियां थी जब उन्हें लगा कि उनकी राजनीति के ऊपर बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर उन्होंने एक असाधारण निर्णय नहीं लिया तो उनकी राजनीति परास्त हो जाएगी। वो बिल्कुल उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में आज ऐसी स्थिति है? क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव इतनी जल्दबाजी में है कि नीतीश कुमार के नीचे से कुर्सी खींच लें और तेजस्वी यादव को उस पर बैठा दिया जाए? आखिरकार ऐसी क्या स्थिति है बिहार में जिसके चलते
नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि उन्हें महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चला जाना चाहिए। आप तो स्वयं बिहार के हैं और बिहार की राजनीति से मुझसे ज्यादा जानते हैं। ऐसी क्या स्थिति है इस वक्त? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी कोई स्थिति है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है। न लालू यादव इतने मूर्ख हैं, न इतने जल्दबाज हैं, न तेजस्वी यादव इतने मूर्ख और जल्दबाज हैं कि वो लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की कोई हरकत करेंगे कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएं। अगर वो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे तो एक बार फिर लालू यादव और नीतीश कुमार अलग अलग हो जाएंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी दोनों को परास्त कर देगी, जो उसने 2019 में किया था, नहीं 2014 में किया था। ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी। चूंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, दूसरे जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन में लालू यादव के, नीतीश कुमार के नाम पर ऐसा नहीं है कि बहुत कोई विरोध हुआ हो। यहां तक कि कांग्रेस ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तभी सभापति का पद स्वीकार करेंगे जबकि नीतीश कुमार के ऊपर मतैक्य बन जाए, आम सहमति बन जाए। असली बात यह है, मीडिया में जो भी आया हो उसकी कोई चिंता नहीं। इसीलिए अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस का स्टैंड ये है, मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टैंड ये है, राहुल गांधी का स्टैंड ये है, सोनिया गांधी का स्टैंड ये है कि नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर घोषित होगा तो दोनों का साथ साथ घोषित होगा। अगर नीतीश कुमार को हाशिए में डालना होता तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आज तक घोषित कर दिया गया होता। आप इससे अंदाज लगाइए कि दरअसल वास्तविक परिस्थिति क्या है। मैं अभी भी कहता हूं ये सारी बातें जो की जा रही हैं, जो अमित शाह ने कहा है, वो सारा का सारा, फिर अमित शाह ने तुरंत कहा, फिर फौरन जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि अच्छा अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं उस पर कोई ऐतराज नहीं करूंगा। वो एक तरह से पूरी तरह से मिली भगत चल रही है। एक तरह का पूरा मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर इस कड़ी को हमने तोड़ दिया तो इंडिया गठबंधन की, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के आज चले गए, इंडिया गठबंधन की पूरी साख तुरंत बिना किसी संदेह के रसातल में चली जाएगी। बिहार में चली जाएगी और सारे देश में चली जाएगी। मैं तो मानता हूं नीतीश कुमार के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। मैं ये मानता हूं कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बहुत जबरदस्त किस्म की रणनीति है, जिसको बड़े ही नियोजित तरीके से, सिस्टमेटिकली उसको लागू किया जा रहा है, उसमें कार्यान्वयन किया जा रहा है। क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के मन में जो एक संदेह वह भी है कि वो पुराना प्रदर्शन बिहार में नहीं दोहरा पाएगी और आगे के लिए बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग साफ कहते हैं कि महागठबंधन का सामाजिक आधार ज्यादा बड़ा है उनसे, बहुत ही शक्तिशाली महागठबंधन है। केवल भारतीय जनता पार्टी को कोई बचा सकता है, यही बचा सकता है कि लोकसभा का चुनाव है और नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हो सकता है कि महागठबंधन की भी कुछ सामाजिक आधार नरेंद्र मोदी के नाम पर आकर्षित होकर थोड़ा उधर चला जाए तो उससे कुछ उन्हें वोट कम मिले। लेकिन जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे और सीटें मिली थी और एनडीए को जो कुछ प्राप्त हुआ था, उसमें इस बार बड़े पैमाने पर कटौती होने वाली है बिहार में। इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझती है, इसीलिए ये सारे दांव घात हो रहे हैं, ये जो पूरी अय्यारी हो रही है, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म है, उसके पीछे यही कारण है। इसीलिए मैं कहता हूं ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है और इसको समझना बहुत जरूरी है। और नीतीश कुमार, मैं मानता हूं कि इतने होशियार हैं, तेजस्वी यादव भी इतने होशियार हैं कि वो इस बात को समझते हैं। इसीलिए उनकी तरफ से कहा भी गया है, लालू यादव उनकी तरफ कहा गया है, ये सारी बनावटी बातें। लेकिन क्या नीतीश कुमार एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के दलों के ऊपर भी? अगर वो थोड़ी सी इस तरह खबरों को पूरी तरह से खंडन नहीं कर रहे हैं, खुद सामने आकर नीतीश कुमार ने कौन सा खंडन नहीं किया है? वो किस प्रकार का खंडन की डिमांड आप कर रहे हैं उनसे, या इस प्रकार के खंडन उनसे वांछित है? उन्होंने ऐसी कौन सा बयान दिया है जिससे लगे कि वो छोड़ के जाना चाहते हैं? आप मुझे एक वक्तव्य बताइए, किस प्रकार के खंडन की अपेक्षा है उनसे? भाई कुछ भी ऐसा नहीं किया नीतीश कुमार ने जिससे उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा सके। ये तो केवल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसको बड़ी चतुराई के साथ में चलाया जा रहा है, जिससे बहुत ही जो नेक दिल लोग हैं, जो विपक्ष के हित चाहते हैं, वो भी इस चक्कर में फंस जाते हैं
वो भी उसी तर्ज पर सोचने लगते हैं, इस तरह से भाजपा उन्हें सोचने पर मजबूर करना चाहती है। मैं इस चक्कर में आने वाला नहीं हूं। फारूक अब्दुल्ला ने एक बात कही इंडिया गठबंधन के बारे में कपिल सिब्बल से बातचीत करते हुए कि उन्हें अपने सीटों का जो तालमेल है उसको जल्दी सुलझाना चाहिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक घटक दल जो है वो अलग से एक समूह बनाकर चुनाव लड़ने के बारे में फैसला कर दे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या सच में ये जो चिंता है वो वाजिब चिंता है? देरी काफी हो बिल्कुल रही वाजिब चिंता है, है। देर तो हो ही गई है। और उस बार बार इंडिया गठबंधन को एहसास दिलाना कि देर हो गई है, आप जरा जल्दी कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये जो बात कही जा रही, लालू यादव ने कहा है कि कोई गठबंधन में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे होता है गठजोड़। लालू यादव ने कहा है ना, तो ठीक है, अलग अलग रवैये हो सकते हैं, लेकिन जो लोग विपक्षी एकता को परवान चढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनको वो अगर कह रहे हैं कि भाई जरा जल्दी कीजिए, फटाफट काम कीजिए, इतनी देर मत लगाइए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो इंडिया गठबंधन है वो और किन राज्यों में आपको लगता है कि ज्यादा सशक्त चुनौती देने की स्थिति में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर बातचीत करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि उत्तर वहां प्रदेश पर में स्थिति इंडिया काफी गठबंधन बहुत कमजोर है। जब तक मायावती उसमें नहीं आएंगी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं ये मानता हूं कि अब उनके पास 80 सीटें हैं, मायावती तो है नहीं नजारे में, 80 सीटें उनके पास हैं। 80 सीटों में बड़े आराम से वो सीटों का तीन जगह सीटें बांट सकते हैं। बहुत है, जितनी समाजवादी पार्टी बहुत ढेर सारी सीटों पर लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी बड़े आराम के साथ में 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 20 सीटें कांग्रेस को दे सकती है, 70 हो गई, और 5-7 सीटें जयंत चौधरी को दी जा सकती हैं और 1-2 सीटें किसी और व्यक्ति को दी जा सकती हैं। 80 सीटें बहुत होती हैं। आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें जयंत चौधरी के साथ उनकी तस्वीर थी और उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन का स्वागत कीजिए, और ये कहा गया कि 7 सीटें वो जयंत चौधरी को देंगे। तो जो आप बोल रहे हैं शायद वो आसानी से वो कर पाएंगे मायावती के नाम। बिल्कुल, क्यों, देखिए सीटों का टोटा तो तब पड़ता जबकि मायावती आती तस्वीर में। तब ये बहस होती कि अखिलेश को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए कि मायावती को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मायावती अंततः आती हैं, फरवरी में भी आती हैं, मार्च में भी आती हैं, मैं ये कहता हूं मायावती, चुनाव तो मार्च में घोषित होगा ना, मायावती उस क्षण आ सकती है गठबंधन में अगर आना चाहें तो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आएंगी, लेकिन आना चाहें तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। उसके बाद सीटों का टोटा शुरू होगा। और ये शायद समाजवादी पार्टी इसके लिए थोड़ी इच्छुक दिखती है, क्योंकि जो रामगोपाल यादव उन्होंने कहा था कि ये मायावती से पूछिए वो आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है, तो ऐसा तो लगता है समाजवादी देखिए, मैं तो अभी भी मानता हूं कि राजनीति में रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं होते, लेकिन अभी तक मायावती ने जो रवैया अख्तियार किया है उससे पहली नजर में तो हमें यही मानना पड़ेगा कि भाई गठबंधन नहीं चाहती हैं, वो भाजपा का खेल खेल रही हैं। हो सकता है उन्हें बाद में हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि हम एन मौके पे अपना रवैया बदलेंगे ताकि हमको तंग ना किया जा सके। अगर अभी से मायावती गठबंधन के पक्ष में फैसला करती तो हो सकता है अभी तक उनको तमाम ईडी वीडी के नोटिस मिलना शुरू हो जाते। लेकिन अगर वो यही काम वो चुनाव घोषित होने के तुरंत पहले या तुरंत बाद करेंगी तब ये दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल मैंने पहले भी किया था एक बार, लेकिन मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं दक्षिण के राज्यों पर, मंदिरों में जा रहे हैं, कुछ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और मैंने कई जगह पर दूसरे चुनाव विश्लेषकों को सुना था, उनका ये कहना है कि कुछ क्षेत्रों में, केरल में भी, तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ चमत्कार दिखा सकती है। तो क्या उनकी ये कोशिश एक कुशल राजनेता की दृष्टि को दिखाती है? देखिए, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जगहों का दौरा करना, वहां भाषण देना, वहां कार्यक्रम करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को पूरा अधिकार है कि वो दक्षिण भारत जाएं और वहां ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करें। साउथ इंडिया का कोड जो है वो भाजपा क्रैक नहीं कर पाई है, उस कोड को वो क्रैक करने की कोशिश करें, उनको पूरा अधिकार है करने का। लेकिन जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं कि अभी जब मैं केरल गया था कुछ दिन पहले और 10 दिन वहां केरल में रहा, तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर नहीं दिखाई पड़ा पूरे केरल में, नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं दिखाई पड़ी। अब आप किसी जगह में जहां आपकी तस्वीर नहीं है, जहां आपका वजूद ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहां पे अचानक आप 2-3 दौरे करके मतलब वहां कोई चमत्कार नहीं कर सकते। अब तमिलनाडु में इनके पास कोई एलआई नहीं है, कोई मित्र दल इनके पास नहीं है, जो था वो भी उन्हें छोड़ के चला गया, अन्ना द्रमुक। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कर्नाटक में कर सकती है और थोड़ा बहुत तेलंगाना में कर सकती है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ करने की स्थिति में नहीं है।
दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। गैंग पूरी तरह कांग्रेस के पाले में है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कोई वहां पर फायदा ना उठाने दे। आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला रेड्डी को कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष। क्या चुनाव में इससे उनको कुछ लाभ होने की उम्मीद है या एक लंबा देखिए, संघर्ष ये अभी बहुत करना बड़ा होगा? दांव है। मतलब इसकी समझ क्या बनेगी आखिरकार, अंततः इसका नतीजा क्या निकलेगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चंद्रबाबू नायडू के साथ में कांग्रेस का एक खुफिया समझदारी कांग्रेस की बनेगी। भाई, नायडू की पार्टी कम्माओं की पार्टी है और कांग्रेस भी रेड्डियों की पार्टी है, और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस भी रेड्डियों की पार्टी है। तो वहां पर किस तरह से कांग्रेस अपनी बिसात रचती है। आंध्र प्रदेश की राजनीति काफी जटिल हो गई है। कांग्रेस किस तरह अपनी बिसात रचती है ये देखने की वाली बात होगी। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने ये जो दांव मारा है, ये एक ऐसा दांव है जिसने पूरी आंध्र प्रदेश की राजनीति को पेचीदा बना दिया है काफी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।